तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जो कि रियल और सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी का नाम है द बुक ऑफ सिज्जिन एंड इल्लिहीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, आपको देखने में काफी मजा आएगा और एंडिंग भी काफी खौफनाक है। और रिसेंटली मैंने गौरव तिवारी की रियल हॉरर स्टोरी रियल सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है भय। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, एक ही वीडियो के अंदर सारे एपिसोड एक्सप्लेन करे गए हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। IMDb रेटिंग भी 8.5 स्टार्स है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम यूली नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने माता पिता के साथ बैठकर डिनर कर रही थी, लेकिन अचानक से यूली की मां पर एक डिमोनिक पोजेशन का असर होने लगता है और देखते ही देखते उनके हाथ और आंखों पर कीलें उभरने लगती हैं। जब वो यूली का हाथ पकड़ती है तो उन कीलों से यूली के हाथ पर भी गहरे घाव और निशान बन गए थे। अब यहाँ पर यूली की माँ को देखकर हम समझ पाते हैं कि उन्हें किसी बहुत ही शक्तिशाली एंटिटी ने पजस कर लिया था, जिसके बाद वो पूरे रूम में अजीब तरह से घूमने लगती हैं। बहुत मुश्किल से यूली के पिता उसको संभालते हुए उसे एक रूम के अंदर ले जाकर कहते हैं कि वो उसकी माँ को कुछ भी नहीं होने देंगे, और इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं और खुद उस एंटिटी से लड़ने वापस चले जाते हैं। तभी यूली दरवाजे पर उस पार से अपने पिता की चीखों को सुन रही थी और उस चीख के बाद अचानक से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन अचानक से दरवाजे पर कोई बहुत जोर से दस्तक देता है, हमला करता है, जिससे कि गेट के अंदर एक छेद हो गया था। साथ ही साथ बिजली भी चली जाती है। जब यूली उस छेद से झांक कर अपने माता पिता को ढूंढ रही थी तभी अचानक से उसकी माँ, जो कि अभी भी पज़ल्ड हालत में होती है, वो चिल्लाते हुए उसी छेद के सामने आ गई थी। उसके चेहरे और मुंह पर खून लगा हुआ था, जिसका मतलब ये था कि उसने अपने पति को मार डाला था। अब अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर यूली डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह पुलिस उस घर पर आती है जो कि यहाँ पर यूली को उठाकर उसे घर से बाहर ले जा रहे थे। बाहर आते वक्त वो ये देखती है कि उसके माता पिता दोनों मर चुके हैं, जिनकी लाश देखकर वो रोने लगी थी, यानी कि वो अनाथ हो गई थी। तभी वहाँ पर एक लेडी जिसका नाम एम्बर होता है अपनी बेटी लारस के साथ आती है। पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश करती है तो वो ये बताती है कि जिस आदमी की मौत हुई है वो उसका हस्बैंड है। जी हाँ, यानी कि यूली के पिता ने 2 शादियां कर रखी थी। एम्बर अब थोड़ी देर तक अपने हस्बैंड की लाश को देखती है और फिर यूली को ही इन सब का जिम्मेदार बताते हुए उसे बुरा भला कहने लगती है। अब इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद में सीन 20 साल आगे जाता है, जहाँ पर यूली अपनी स्टेप फैमिली के घर के अंदर खाली एक नौकर बनकर रह रही थी। और इस घर में होते हैं एम्बर जो कि अब पैरालाइज्ड हो चुकी है, उसकी बेटी लारस, उसका पति रूडी और उनके 2 बच्चे जिनका नाम टीका और डियान था। एम्बर और लारस की नफरत अभी भी यूली के लिए कम नहीं हुई थी, क्योंकि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार आज भी वही लोग उसको मान रहे थे। जहां पर लारस उससे अपने घर और उनके जनरल स्टोर के सारे काम भी करवाया करती थी। खैर कुछ देर के बाद में हम टीका को उसकी सहेलियों के साथ मदरसे यानी कि मॉस स्कूल में जाते हुए देखते हैं, जहां पर उस्ताद अबुया जो थे वो उनको कुरान के बारे में कुछ बता रहे थे। अब यहीं पर वो सीन आता है जहां पर मूवी के नेम के अंदर मौजूद सिज्जिन और इल्लिहीन शब्दों का जिक्र आया था। अबुया ये बताते हैं कि सिज्जिन वो किताब है जहां पर फरिश्ते इस्लाम के बिलीवर्स की बुराई और उनके बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं, और इल्लिहीन वो किताब है जहां पर अच्छे और नेक कामों यानी कि गुड डीड्स का हिसाब रखा जाता है। और सिज्जिन मूवीज आपने ऑलरेडी देख रखी होगी गोस्ट सीरीज चैनल के ऊपर, वहां पर मैंने इन चीजों के बारे में पहले भी बात कर रखी है, तो मोस्टली ऑडियंस जानती होगी इसके बारे में। मीनवाइल वहीं रात हो जाने के बाद में हम यूली को देखते हैं जो कि एम्बर की देखभाल कर रही थी। यानी कि देखो यहाँ पर उससे सब नफरत करते हैं, फिर भी वो अपनी स्टेप मदर को संभाल रही थी, जिसके पास में डियान एक वीजा बोर्ड से मरे हुए लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था। अब डियान से बातों ही बातों में यूली जब उस वीजा बोर्ड से अपने माँ बाप से बात करने की इच्छा जाहिर करती है, तभी एम्बर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और तभी वो अपने बिस्तर से उठकर बैठ जाती है और गुस्से में यूली से कहती है कि तेरे माँ बाप को उनके कर्मों के मुताबिक ही सजा मिली है। और उसके तुरंत बाद ही वो खून की उल्टियां करने लगती है जो कि सीधे यूली के ऊपर गिरती है। तब तक लारस और टीका भी वहां पर आ गए थे और तभी एम्बर यूली की तरफ नफरती निगाहों से देखते हुए खत्म हो जाती है, जहां पर एम्बर की मौत से यूली को छोड़कर पूरा परिवार रोने लगता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर यूली क्यों ही रोती, एम्बर उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। खैर अब मॉर्निंग में एम्बर के फ्यूनरल की तैयारी करी जाती है, जहां पर आखिरी रिचुअल परफॉर्म करे जा रहे थे और फिर दफनाने के पहले अबुया सबसे एम्बर को एक गुड बाय रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। एक एक करके सारे परिवार के मेंबर्स एम्बर को किस करते हुए अपना रिचुअल पूरा कर रहे थे, लेकिन जब यूली उसको गुड बाय करने जाती है तो उसे अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर एम्बर उसे खाना ना देते हुए टॉर्चर करती थी। और इसी फ्लैशबैक के बीच वो देखती है कि एम्बर की आंखें खुली हुई थी जो कि उसको घूर रही थी, जिससे डर के मारे यहाँ पर यूली
चिल्ला देती है। इस पर लारस गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो यहाँ पर जानबूझकर सीन क्रिएट कर रही थी, यानी कि उसके मॉम के फ्यूनरल को बिगाड़ रही थी, क्योंकि वो उनसे नफरत करती है। तभी यहाँ पर उस्ताद अबूया लारस को शांत करते हैं ताकि मामला शांत हो जाए और ये लोग शांत होते ही एम्बर को यहाँ से ले जा सके। खैर, जब सभी लोग उसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले जा रहे थे, तब हम लारस को देखते हैं जो कि अपने रूम में जाकर अपनी पुरानी फैमिली फोटो देख रही थी। उसकी यादों के फ्लैशबैक से हमको पता चलता है कि उसके पिता यानी कि यूली के पिता की गैर मौजूदगी ने उसके बचपन में उसे और एम्बर को बहुत दुख दिया था। यानी कि यहाँ पर जो इनके पिता थे वो यूली की माँ के साथ और यूली के साथ ज्यादा वक्त बिताते थे, इसलिए उसे अपने डैड से बहुत नफरत थी, जिसके चलते लारस उनकी फोटो ही फाड़ देती है। विच एक्सप्लेन्स कि लारस को और एम्बर को यहाँ पर यूली से दिक्कत क्यों थी और क्यों वो बचपन से ही हर चीज के जिम्मेदार उसको ही ठहराते आ रहे थे, जबकि वो उसको एक्सेप्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं ना कि एक बार दिल के अंदर नफरत का बीज पैदा हो जाए तो उसको पौधा बनने से कोई रोक नहीं सकता, पेड़ बनने से कोई रोक नहीं सकता, और हमेशा नफरत की जड़ें बहुत गहरी होती जाती हैं, जिनको मिटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। खैर, अब कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन एक दिन जब यूली लारस के जनरल स्टोर पर काम कर रही थी, तब एक नौकर योनो को एक कस्टमर की तरफ से टिप मिलती है, जिस पर यूली ईमानदारी दिखाते हुए वो पैसे उससे लेकर लारस को ही देने जाने लगती है। लेकिन लारस जो होती है वो उसके हाथ में पैसे देखकर गलतफहमी में आकर उसको चोर समझ लेती है। ऑब्वियस सी बात है, वो उससे नफरत करती थी और कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी जिससे कि वो उसको नीचा दिखा सके। अब यूली की काफी समझाने के बावजूद भी लारस उसे और उसकी माँ को कैरेक्टरलेस कहते हुए सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है। अब इस दुख, गुस्से और इंसल्ट के बाद में यूली के सब्र का बांध टूट गया था और अब वो इन लोगों से अपनी इंसल्ट और टॉर्चर का बदला लेने के बारे में सोचने लगती है, जिसके लिए वो योनो से ही हेल्प मांगती है। अब योनो उसके साथ हो रहे टॉर्चर के बारे में जानता था, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और किस किस को योनो सुनकर SBI वाले ऐप की याद आई। एनीवेज, फिर योनो उसकी बताई हुई लोकेशन पर उसको ले जाता है, जहाँ पर यूली एक ब्लैक मैजिशियन आबा से मिलती है। यूली उसको लारस के परिवार की फोटो देते हुए कहती है कि वो इस पूरे परिवार को अब खत्म करना चाहती है। तब आबा उससे ये पूछता है कि जैसा तुमने पहले उस लेडी यानी कि एम्बर के साथ किया था, तो इस बात से ये चीज रिवील हो जाती है कि एम्बर की मौत नेचुरल नहीं थी और इसलिए एम्बर ने उसे एंड में ताना भी मारा था, यानी कि यूली ने ब्लैक मैजिक करवाकर एम्बर की जान ली थी और ये बात वो जानती भी थी। तभी आबा उस परिवार के फोटो पर एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए उसको ये बताते हैं कि इस परिवार को बर्बाद करने के लिए उनको एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल करना होगा, जिसके लिए उन्हें एक ताजी लाश चाहिए होगी जिसे 40 दिन से ज्यादा खत्म हुए ना हुए हों। इसलिए रात के समय यूली और योनो यहाँ पर कब्रिस्तान जाते हैं, जहाँ पर एम्बर की ही लाश दफनाई गई थी। उसको पता था कि रिचुअल को पूरा करने के लिए उनको ताजी लाश चाहिए होगी और एम्बर की लाश से ज्यादा फ्रेश लाश कैसे हो सकती थी। इसलिए वो दोनों मिलकर एम्बर की कब्र खोदकर उसकी बॉडी को ही निकाल कर योनो की गाड़ी से आबा तक पहुंचा देते हैं। अब आबा योनो को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। इसके बाद वो यूली को एक चाकू देकर एक सड़ी हुई मुर्गी का काला खून एक बर्तन में निकलवाता है, जिसे वो फिर एक बकरी के कटे हुए सर पर डालता है। जिसके बाद आबा भैंस की चमड़ी का एक टुकड़ा काटकर इन सब चीजों को मिक्स कर देता है और फिर वो इस मिक्सचर के अंदर एक धागा डुबोकर उस परिवार के हर एक मेंबर का नाम एक कागज पर लिखकर उसे बांध देता है, जिसमें लारस, रूडी, डियान और टीका का नाम था। जिसके बाद वो उस भैंस की चमड़ी को निकालकर यूली को देता है ताकि वो इस चीज को एम्बर को खिलाकर रिचुअल पूरा करे। लेकिन एम्बर तो खत्म हो चुकी थी और उसकी बॉडी सॉलिड हो जाने की वजह से ये लोग उसके मुंह के अंदर इस चीज को नहीं डाल सकते थे। इसलिए आबा ब्लैक मैजिक में यूज होने वाले कुछ चैंटिंग को यूज करता है, जिससे एम्बर के मुंह में से एक कीड़ा यानी कि वर्म निकलता है और फिर उसका मुंह खुल गया था। रिचुअल के स्टेप्स को फॉलो करते हुए यूली तुरंत ही उस चमड़ी के टुकड़े को यहाँ पर एम्बर के मुंह में डाल देती है और उस टुकड़े के अंदर जाते ही एम्बर का मुंह बंद हो गया था। इसके बाद आबा यूली को एक वार्निंग भी देता है कि अब इस परिवार की मौत उसके हाथों में है, लेकिन अब उसे जो भी करना होगा जल्दी करना होगा और वो इस डेड बॉडी के सड़ने से पहले ही करना होगा। और अगर यूली ये रिचुअल वक्त पर खत्म नहीं कर पाई तो पूरा का पूरा ब्लैक मैजिक खुद उसके ऊपर पलट जाएगा। अब दूसरी ओर हम टीका को देखते हैं, जो कि नमाज पढ़ रही थी कि तभी बाहर से एक फायरबॉल जैसी चीज तेजी से उसके रूम के पास से गुजरती है और इसी के साथ उसके रूम की लाइट्स भी ब्लिंक होने लगी थी। अब अचानक से खिड़की का कांच टूट जाता है और उस छेद से एक कीड़े जैसी चीज जो कि मीनियन या फिर डीमन जैसी थी वो अंदर घुस जाती है। लेकिन टीका अपनी प्रेयर्स में इतनी ज्यादा फोकस्ड हो रखी थी कि वो उसे नोटिस नहीं कर पाई थी। तभी ड्राइंग रूम की दीवार पर लगे हुए परिवार वाली फोटो का ग्लास टूटकर नीचे गिर पड़ता है, जिसकी आवाज से वो डर जाती है और अपनी नमाज पूरी किए बगैर
बगैर ही नीचे चेक करने चली जाती है। अब ड्राइंग रूम के अंदर पहुंचने पर उसे अपने पूरे परिवार की फोटो टूटी हुई मिलती है। एक कांच का टुकड़ा उसके पैर में भी चुभ गया था। जब वो सोफे पर बैठकर अपने पैर से उस टुकड़े को निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एम्बर के रूम से कुत्ते के रोने जैसी आवाज आती है और जब वो चेक करने जाती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब वो बाहर आ रही थी तभी उसे अपनी ग्रैंडमा की सोल दिखाई देती है जो कि उस पर जोरों से चिल्ला रही होती है, जिससे कि टीका काफी घबरा जाती है। अब उसी समय वहां पर यूली आ जाती है जो कि उसके डर को अजीब तरीके से शांत करते हुए उसे सो जाने के लिए कहती है, जहां पर वो मन ही मन खुश भी हो रही थी। अगले दिन लारस जब टीका के पैर पर बैंडेजेस लगा रही होती है तब टीका उससे ये कहती है कि घर में जरूर कुछ तो गलत हो रहा है, जिस पर डियान उससे मजाक में कह देता है कि हो सकता है कि ये हमारी ग्रैंडमा की सोल हमारे साथ रह रही है, क्योंकि उसने कल ही उनसे बात करने के लिए वीजा बोर्ड इस्तेमाल किया था। तब टीका अपनी मॉम से ग्रैंडमा की सोल की शांति के लिए दुआ महफिल रखने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन लारस जो थी उसका इन चीजों में ज्यादा फेथ नहीं होता, इसलिए वो यूली को दुआ महफिल में टीका की हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन यूली उसकी हेल्प करने के लिए साफ इनकार कर देती है और लारस जो होती है वो उसका ये बर्ताव देखते हुए, बदलाव देखते हुए काफी हैरान हो गई थी, क्योंकि यूली ने आज तक कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। खैर अगले सीन में उसी रात दुआ महफिल का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर जब सब लोग दुआ पढ़ रहे थे तो उस वक्त टीका को नींद आ जाती है, जिसमें वो एक खौफनाक सपना देखती है जिसके अंदर उसका पूरा परिवार रो रहा था और उसके सर से खून निकल रहा था। अब वहीं दूसरी तरफ यूली जो होती है वो डियान के नाम का कागज एम्बर के गले में डालकर उसे कील से बंद कर देती है, मतलब कि इस फैमिली को बर्बाद करने के लिए उसका पहला शिकार डियान होने वाला था। वहीं अब घर के अंदर जब दुआ महफिल चल रही थी तब डियान एम्बर के रूम में वीजा बोर्ड की मदद से एम्बर से सवाल पूछ रहा था कि क्या आप यहाँ पर हो, और अगर अभी तक आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर जो ग्रैंडमा की सोल थी जो कि यहाँ पर दिखाई दी वो कोई और नहीं बल्कि वो एम्बर ही थी। खैर अब वीजा बोर्ड का कर्सर तुरंत ही यस की ओर जाता है, जिसके बाद वो बोर्ड का कर्सर रुक रुक कर एक अक्षर यानी कि लेटर्स पर जा रहा था और ऐसे ही वीजा बोर्ड काम करता है। अब जब वो उन्हें नोट करता है तो उसमें एक मैसेज होता है कि ग्रैंडमा के पास आ जाओ। ये देखकर डियान काफी घबरा जाता है। तभी एक कीड़ा उसके कान में घुस गया था, जिससे कि वो दर्द से तड़पने लगता है और उससे बचने के लिए वो कबर्ड पर सर मारने लगता है और तभी उसके हाथ अपने आप चलने लगते हैं और जबरदस्ती कोई ताकत वीजा बोर्ड को उसके हाथ में दे देती है। अब वहीं टीका जब डियान की आवाज सुनकर उस रूम का दरवाजा खोलती है तो उसे डियान की हालत दिखाई देती है जो कि उस वीजा बोर्ड को अपने सर पर जोर जोर से मार रहा था। अब जब वो बोर्ड टूट जाता है तब डियान घूमकर दरवाजे की तरफ देखता है तो वहां पर टीका नहीं बल्कि वहां पर पजेस्ड हुई एम्बर होती है और फिर वो तुरंत ही बोर्ड के नुकीले टुकड़ों को अपने गले में मार लेता है, जिस वजह से खून के छींटे टीका और पूरे रूम में उड़ गए थे। अपने भाई को मरता देखकर वो काफी डर जाती है और अपने मॉम डैड को बुलाती है और जब लारस और रूडी वहां पर आते हैं तो अपने बेटे को इस तरह देखकर हैरान रह गए थे, जिनके साथ वहां पर नौकर योनो भी मौजूद था, जिसे मालूम था कि ये सब किसका किया जा रहा है। खैर अब अगले दिन डियान का फ्यूनरल होता है जहां पर लारस, रूडी और टीका काफी सदमे में थे। खैर अब कब्रिस्तान से लौटते टाइम योनो यूली से कन्फेस करता है कि अगर उसे पता होता कि वो इतना ज्यादा बड़ा ब्लैक मैजिक करवाएगी तो वो कभी भी उसकी हेल्प नहीं करता। इस पर यूली गुस्से में उससे ये कहती है कि ये सब उसने नहीं किया, ये तो उन लोगों के बुरे कर्मों का फल है जो कि उन्हें उनके किए की सजा दे रहा है और इन सब में योनो खुद भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ टीका अबुया के पास जाकर रो रही थी और खुद को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। अब अबुया उसको सलाह देते हैं कि वो अपनी डेली की नमाज पर फोकस करे और अल्लाह से अपने परिवार को बचाने की दुआ करे। खैर अगली सुबह जब टीका नमाज पढ़कर हिफाजत की दुआ कर रही थी तभी उसके कानों में उसे एक खौफनाक आमीन की आवाज सुनाई देती है। जब वो घूमकर देखती है तो आसपास कोई नहीं होता, जिससे कि वो बहुत डर गई थी। लेकिन अगले ही दिन लारस अपना स्टोर ओपन करने चल पड़ती है। ये देखकर रूडी उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके बेटे को खत्म हुए एक दिन भी नहीं गुजरा था और वो दुकान खोलने में लगी हुई थी। लेकिन लारस उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर वहां से निकल जाती है। तभी दिन में जब रूडी स्टोर पर काम कर रहा था तो उसकी उंगली कट जाती है, लेकिन लारस उस पर ध्यान नहीं देती और तभी यूली मौका देखकर उसके पास आती है और उसे बैंडेज लगाने लगती है। अब रूडी अपने लिए इस तरह का गेस्चर पहली बार देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि लारस ने कभी भी उसके लिए इस तरह का केयरिंग गेस्चर नहीं दिखाया था और तो और वो कभी भी उसकी इज्जत नहीं करती थी क्योंकि वो गरीब परिवार से था। इसलिए यूली जानबूझकर उसके करीब आते हुए उसे बहकाने की कोशिश करने लगती है। खैर थोड़ी देर के बाद यूली स्टोर में जानबूझकर 2 बॉटल्स तोड़ देती है और जब लारस यूली को डांटना शुरू करती है तो रूडी यहाँ पर लारस को ही धमकाकर यूली की तरफदारी करने लगता है। अब ये सब देखकर लारस काफी हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक रूडी ने उससे कभी भी ऐसे बात नहीं करी थी, जिससे कि इन दोनों में काफी बड़ा झगड़ा हो जाता है और इसलिए रूडी गुस्से में स्टोर से निकल गया था। घर लौटने के बाद
बाद में रूडी बहुत अपसेट था, इसलिए यूली मौका देखकर उसके पास आती है, जहाँ पर रूडी उसे गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि वो गरीब है और इसलिए लारस उसको कुछ भी नहीं बोलने देती। इनफैक्ट वो उसकी बहुत बेइज्जती करती है, उसे कुछ भी बोलती रहती है। फिर यूली उसको अपने रूम में ले जाकर उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। अब इससे होता यह है कि यूली की टेक्निक काम कर जाती है, जिससे कि रूडी सीड्यूस हो जाता है और फिर दोनों के बीच में संबंध बन गया था। जिसके बाद यूली उसको प्रपोज करती है कि वो लारस को छोड़कर उसके साथ अपनी जिंदगी शुरू कर दे, लेकिन रूडी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। अब ये सब सुनकर यूली उसको धमकाती है कि अगर उनके संबंध के बारे में लारस को पता चल गया तो उसका क्या होगा। उसकी धमकी से रूडी गुस्से में उससे ये बोलता है कि लारस बिल्कुल सही कहती थी, तुम सच में अपनी माँ की तरह कैरेक्टरलेस हो। और उसकी कही इन बातों से वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। और जब रूडी उस रूम से बाहर निकल रहा था तब टीका उसको देख लेती है। टीका समझ जाती है कि उसके पिता ने उसकी मॉम पर चीट किया है, जिन्हें देखकर उसको काफी बुरा लगता है। इस पर रूडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी माँ को इसके बारे में बिल्कुल ना बताए, क्योंकि वक्त आने पर वो लारस को सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। अब इसके बाद में रात को यूली उस घर से निकल जाती है और टीका जो होती है वो रात की प्रेयर्स पढ़ने लगती है। अचानक उसके रूम की लाइट चली गई थी, जहाँ पर टीका फील करती है कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है जो कि उसके नमाज के वर्सेस को रिपीट कर रहा था। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन सामने देखते ही एक जिन उसके बिल्कुल सामने आकर उसे डरा देता है। और आपको याद होगा कि इस घर के अंदर एक फायर बॉल जैसी चीज आई थी, तो वो कुछ और नहीं बल्कि जिन ही था, क्योंकि कहते हैं कि ये स्मोकलेस फायर से बने होते हैं। खैर दूसरी ओर यूली अब रूडी को टारगेट करने के लिए एम्बर की बॉडी में उसके नाम को चमड़ी से लपेट कर डाल देती है। यानी कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जब भी यहाँ पर जिन से कुछ भी करवाना होगा तो यहाँ पर उसे एम्बर के मुंह के अंदर नाम लिखकर, यानी कि चमड़ी के अंदर उसे लपेटकर नाम लिखकर मुंह के अंदर डालना है। जिसके बाद उसके पीछे ये जिन चला जाएगा। उसी वक्त उस्ताद अबुया जो होते हैं वो अल्लाह से टीका के परिवार की हिफाजत के लिए दुआ करने लगते हैं, जिसका असर यूली के साथ होने लगा था, जहाँ पर उसके रूम की लाइट चली जाती है। और जब वो लालटेन और कैंडल लाइट कर रही थी तभी उसके पीछे मौजूद एम्बर की लाश अचानक उठकर बैठ जाती है। यूली को इसका आभास हो जाता है, लेकिन चेक करने पर एम्बर की बॉडी वैसी ही पड़ी हुई थी। और जब वो पलटती है तो उसे एम्बर का खौफनाक चेहरा दिखता है, जिससे कि वो काफी डर गई थी, जो कि शायद ये इंडिकेट कर रहा है कि उसका वक्त नजदीक आ रहा था और उसको जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा। इधर जब घर के अंदर रूडी सोने की कोशिश कर रहा था तो अचानक उसके गले में उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे खून की उल्टी हो रही थी, जिसमें से कुछ नुकीली चीजें भी निकल रही होती है। तभी एक कीड़ा उड़ते हुए उसकी आंख में घुस जाता है और दूसरी आंख से निकलने की कोशिश करता है, जिससे कि उसे काफी दर्द हो रहा था। और ये सीन काफी खौफनाक भी होता है और इसलिए अब वो अपने हाथ से उस कीड़े को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सब में होता ये है कि उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है, जिसके दर्द से रूडी चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर लारस उठ जाती है और तभी रूडी अपने सामने एम्बर के चेहरे वाले जिन को देखता है, जिसको देखकर वो काफी घबरा गया था। और इसी घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। तब लारस बाथरूम का गेट तोड़कर अंदर आती है, जहाँ पर वो अपने शौहर रूडी को मरा हुआ पाती है, जिसको देखकर लारस रोने लगी थी, यानी कि उसका पूरा परिवार तबाह हो रहा था। अब अगली सुबह रूडी के फ्यूनरल में योनो को फिर से समझने में देरी नहीं लगती कि ये भी यूली की ही करतूत थी। वहीं टीका और लारस रूडी की मौत से बहुत टूट जाती हैं, लेकिन फ्यूनरल में प्रेयर मीटिंग के वक्त टीका के साथ अजीब घटनाएं हो रही थी, जहां पर उसे जिन यानी कि बहुत सारे जिन का झुंड दिखाई देता है, जो कि उसे कब्र के अंदर खींच रहे थे, जिसमें उसे कीड़े मकोड़े भी जकड़ रहे होते हैं। अब ये देखकर वो चीख उठती है कि तभी अबुया जो होते हैं वो यहाँ पर स्पेशल पानी पिलाकर उसे शांत करते हैं, जो कि यहाँ पर वर्सिस से पावर्ड करा गया था। जिसके बाद लारस टीका को रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर टीका अपनी मॉम को समझाने की काफी कोशिश करती है कि कोई उनके परिवार पर काला जादू करके उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए उनको कुछ करना होगा, क्योंकि अब वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहती थी। और ऐसा कहते हुए टीका रोने लगती है। अब अगले दिन स्कूल में अबुया टीका को बयां कर रहे थे कि कभी कभी अल्लाह अपने बिलीवर्स के फेथ का टेस्ट लेते हैं, मगर हमें सब्र रखना होगा। वहीं दूसरी ओर जब लारस रूडी की यादों में अपने घर में घूमते हुए यूली के रूम में पहुंचती है तो उसे उसके बेड पर रूडी की जैकेट दिखाई देती है। और जब वो यूली से इस बारे में पूछती है तो वो उससे ये कहती है कि आगे तुम खुद ही समझ सकती हो, जिससे लारस गुस्से में आकर उस पर रूडी के साथ उसे धोखा देने और उसके परिवार पर काला जादू करने का इल्जाम लगाने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सब उसी का किया धरा है। और फिर लारस
लारस उसे गर्दन से पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल देती है। तब वो गुस्से में लारस से ये कहती है कि तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुम्हारी फैमिली का ये हाल हुआ है, ना कि उसकी वजह से। अब वहां से निकलकर जब वो लारस के स्टोर पहुंचती है तो उसे योनो टीका से बात करते हुए दिखाई देता है। तब उसके जाने के बाद में यूली योनो से उनके बीच की बातों के बारे में पूछती है। तब वो उससे कहता है कि तुम सबको अपने जैसा मत समझो, मैं इन सब में शामिल नहीं हूँ। और इतना सुनते ही यूली खुद को अंदर ही अंदर बहुत इंसल्टेड फील करती है और अपनी इसी इंसल्ट के बदले के लिए वो योनो के नाम से भी एक रिचुअल करती है ताकि उसकी मौत से यूली की असलियत कभी भी किसी के सामने ना आ पाए। जहाँ पर जब वो स्टोर के शटर को लॉक करके अपने घर जाने वाला था तभी शटर अपने आप खुल जाता है और जब वो दोबारा उस शटर को लगाने लगता है तो वो शटर फिर से खुल गया था, जहाँ पर अब उसको एक जिन दिखाई दे रहा था। अब योनो जब उस जिन का पीछा करते हुए स्टोर के अंदर जाता है तो तभी शटर डाउन हो गया था, जिससे डरकर वो वहीं पर गिर जाता है और ऊपर लीच जैसे कीड़े उसकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। और फिर उन्हें निकालने के बाद योनो शटर उठाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो शटर एक फोर्स से नीचे गिर पड़ता है जिसके अंदर उसका सर बुरी तरह से कुचल गया था, जिससे कि योनो की भी मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ पर देखो यूली कितनी खतरनाक हो गई थी। उसने यहाँ पर योनो तक को नहीं छोड़ा जिसने कि यहाँ पर उसकी हेल्प करी थी और इस बात का रिग्रेट योनो को पहले ही हो चुका था। अब अगले ही दिन योनो की मौत की खबर पूरे मोहल्ले के अंदर फैल जाती है, जिसको सुनकर लारस और टीका तुरंत अपने स्टोर तक पहुंचते हैं, जहां पर उसकी लाश को देखकर ये लोग काफी डर गए थे क्योंकि मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई थी। उसी रात यूली लारस के नाम से रिचुअल परफॉर्म करती है जिसका रिजल्ट टीका और लारस के साथ होने लगता है। जहां पर जब टीका अपने फैमिली फोटो को देखकर इमोशनल हो रही थी तभी अचानक ही उसके ऊपर से कुछ कीड़े फोटो पर गिर पड़ते हैं। उसके वहां से हटते ही पूरी छत उसके बेड पर गिर जाती है जिसमें जानवरों की हड्डियां भी थी और इसी के साथ पूरे घर की लाइट चली गई थी। यानी कि ये जिन जो कोई भी था वो काफी खतरनाक था। अब इसी अंधेरे में टीका टॉर्च लाइट जलाकर लारस के रूम में पहुंचकर उसको ढूंढने लगती है, लेकिन जब उसको वहां पर अपनी मां नजर नहीं आती तभी लारस बेड के नीचे से निकलने लगती है जिसे एक जिन ने पजस करके रखा हुआ था, जो कि उसके ऊपर हमला करने लगता है। अब लारस के अंदर मौजूद जिन से बचने के लिए टीका दौड़कर अपने रूम के कबर्ड में छिप जाती है और चुपके से उस्ताद अबूया को कॉल करके हेल्प मांगने लगती है। अब वो जिन उसके रूम में सर्च करता है और घूमकर चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर के बाद में जैसे ही वो कबर्ड से बाहर निकलती है तो जिन कबर्ड के ऊपर से उसको पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे ऊपर उठाने लगता है। तभी उस्ताद अबूया अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जिनके दुआ भरते ही लारस बेहोश हो गई थी। तभी उस्ताद अबूया टीका के साथ उसको मस्जिद में ले जाने लगते हैं क्योंकि अब उसका एग्जॉर्सिज्म करना होगा। मस्जिद की ओर जाते समय टीका नोटिस करती है कि यूली अंधेरे में कहीं जा रही थी और जब वो उसको फॉलो करती है तभी टीका उस रूम के अंदर पहुंचकर वहां पर एम्बर की बॉडी को पाकर काफी हैरान रह जाती है, यानी कि उसकी नानी का शरीर वहां पर था। अब तभी यूली उसको देखकर उस पर हंसते हुए कन्फेस करती है कि हाँ, उसी ने उसके पूरे परिवार को खत्म किया है। और तब जाकर यूली उसे अपने बचपन की बैक स्टोरी बताती है, यानी कि बचपन में जो कुछ भी हुआ था वो आखिर हुआ कैसे। आपको याद होगा कि शुरुआत में यूली के माता पिता यानी कि एम्बर के खुद के पति के ऊपर और यूली की माँ के ऊपर कोई काला जादू करा गया था, तो वो किसी और ने नहीं बल्कि एम्बर ने खुद करवाया था। जी हाँ, ताकि वो उनको खत्म कर सके, जिसके चलते यूली की पूरी जिंदगी खराब हो गई। जिस पर टीका उससे ये कहती है कि तुम तो हमारे ही परिवार की मेंबर हो, जिसके जवाब में वो ये कहती है कि एम्बर ने ये बातें कभी नहीं सोची और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारी फैमिली की हूँ ही नहीं। तुम्हारी मॉम और ग्रैंड माँ ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी साइड कभी नहीं ली और इसी बात का बदला मैं आज तुम लोगों से लेने वाली हूँ। इतना सुनते ही टीका वहां से डर के मारे भाग जाती है, जिसे भागते हुए देख यूली उस पर हंस रही थी। अब दूसरी ओर लारस को मस्जिद के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर मौजूद लोग उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे। उस्ताद अबूया अल्लाह का नाम लेकर एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, जिससे कि लारस चिल्लाने लगती है। मीनवाइल यूली भी टीका के नाम पर रिचुअल कर रही थी, लेकिन उस्ताद अबूया की दुआ की शक्ति से वो अपने रिचुअल में सफल नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी बार भी वो रिचुअल पूरा करने के लिए सिलाई करने जाती थी तो उतनी ही बार वो फेल हो जाती। अचानक उसके हाथ की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं और वहीं अबूया की दुआ की पावर से लारस का एग्जॉर्सिज्म पूरा हो गया था, जिसमें लारस बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर यूली के हाथ उसके कंट्रोल में नहीं थे, जिसमें वही हाथ अपने आप ही एक कील उठाकर उसके ही मुंह पर हमला करता है। उस्ताद अबूया टीका से अपनी मॉम के लिए अल्लाह से दुआ मांगने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अब वो जिन के असर से जिंदा नहीं बच पाएंगी और उनके कहे मुताबिक टीका अल्लाह से अपनी माँ लारस की
उसकी करी हुई गलतियों के लिए माफी मांगने लगती है। वहीं यूली पागलों की तरह एम्बर की लाश पर एक पत्थर से हमला करने लगती है, लेकिन अबुया और सबकी दुआ की शक्ति से सारी सोल्स और जिन अब उस पर ही हमला करने लगते हैं। और इन्हीं सोल्स में एम्बर, रूडी, डियान और योनो की भी सोल मौजूद थी जो कि उस पर हमला कर रही थी, और एक स्टेज पर आकर उसकी भी मौत हो जाती है, यानी कि यूली भी नहीं बच पाई, जिसके बारे में दूसरी ओर बैठे हुए आबा को भी पता चल गया था कि यूली उसकी वार्निंग देने के बावजूद भी फेल हो गई, यानी कि वो समय पर काम को पूरा नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर लारस को होश आ गया था, जहां पर उसके मुंह से काले खून की उल्टी होती है, जिसमें से उसके शरीर के अंदर मौजूद सारे जिन वाले कीड़े निकल गए थे, जिससे वो बिल्कुल शांत होकर अपनी बेटी टीका की गोद में गिर जाती है। और अल्लाह से माफी मांगने के बाद लारस भी खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उन सब ने काफी गलत चीजें करी थी। और इसी दुख से टीका रोने लगती है, क्योंकि सबके जाने के बाद एक उसकी मौमी बची थी, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें उससे छीन लिया। लेकिन मूवी के एंड में हम टीका को देखते हैं, जो कि अब कब्रिस्तान में अपने परिवार की कब्रों को देख रही होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि यूली की कब्र भी वहीं मौजूद थी और बुरे कर्मों की सजा इन सबको मिली। अब टीका वहां पर अकेले खड़ी हुई सबकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करती है, जिसके बाद वो अल्लाह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ताकत मांगती है। और बूम, इसी के साथ में ये इंडोनेशियन हॉरर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द बुक ऑफ सिज्जिन एंड इल्लिहीन फिल्म की कहानी। अब देखो, यहाँ पर इस मूवी का जो रियल मतलब है ना, वो खाली ब्लैक मैजिक पर नहीं था, बल्कि कर्मों के हिसाब पर भी था। अब यहाँ लारस, एम्बर और रूडी ने यूली के साथ जो सालों तक जुल्म किया था, अपमान किया था, वो सब उनके बुक ऑफ सिज्जिन यानी कि बुरे कर्मों का हिसाब लिखा जा चुका था। और जब यूली ने बदले के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, तो ये सिज्जिन का हिसाब खत्म करने के लिए एक जिन ने उनकी जिंदगी छीन ली। उनकी मौत ही उनके बुराइयों का फल था। वहीं यूली भी इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी ब्लाइंड रिवेंज के लिए अपने आप को इस सिज्जिन के साइकिल में डाल चुकी थी। इसलिए उसकी भी करी गई बुराइयां यानी कि जो कर्ज था वो उसके ऊपर आ गया था और वो उसकी दर्दनाक मौत का जिम्मेदार बना। लेकिन इस पूरी दहशत के अंदर एक ही ऐसा किरदार था जो कि इल्लिहीन के रास्ते पर चलता रहा, और वो थी टीका। उसकी प्योरिटी, उसका फेथ और उसकी लगातार की गई दुआ ही वो रोशनी थी जिसने उस्ताद अबुया की मदद से लारस को पोजीशन से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जिन से इतने टाइम तक पोजेस होने के बाद में वो लोग बच नहीं पाए थे। अब देखो, जो यूली थी ना, वो यहाँ पर ये सारी चीजों को छोड़ सकती थी। उसके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस था, काम करना उसको आता था, तो वो कहीं और जाकर सेट हो सकती थी। लेकिन उसने बदला लेना चाहा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ऐसा लग रहा था कि इन चीजों पर तो उसका भी हक है, क्योंकि उसके पिता भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो रखे थे। लेकिन वही कहते हैं कि एक बार अगर कोई बदले की राह पर निकल जाता है तो उसके बाद वो वापस आ नहीं सकता। ये बहुत मुश्किल होता है। आई मीन काइंड होना, यहाँ पर रिवेंज छोड़ देना, ये चीजें काफी मुश्किल होती है करनी। बाकी बात रही एम्बर की और लारस की और रूडी की, तो देखो इन सब ने गलत काम तो किए ही थे, जिसकी सजा इनको यहाँ पर मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पूरी की पूरी मूवी समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और गौरव तिवारी की रियल हॉरर स्टोरी सीरीज आई है जिसका नाम है भय, उसको मैंने पूरा का पूरा एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। इन केस आपने मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए